हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति और वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो कैसे जान सकते हैं? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के पाटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तो ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वहीं से ये लिया गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी, चाहे वो सीटेट हो या आर टेट हो या फिर यूपी टेट है, उसी से संबंधित है और टॉपिक वही रहेगा, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो ये यूपी जूनियर का पेपर है और टॉपिक 2 से आगे है। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी थी? तो लंबी थी कौन सी? पुरापाषाण काल। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। पुरापाषाण काल की अवधि मानव इतिहास में सबसे लंबी है। यह प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से 25-20 लाख वर्ष साल पूर्व जो है 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था। तो यहाँ पर 99% क्या है? मानव का इतिहास जो है वो डेवलप हुआ था। इस काल के बाद मध्यपाषाण काल, जिसमें मध्यपाषाण काल में क्या मनुष्य ने क्या किया? पशुपालन को बढ़ावा दिया। और फिर नवपाषाण काल में देखते हैं कि कृषि करने लग जाते हैं। आगे देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलन बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों ही सत्य हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलन दर्रे बलूचिस्तान के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ नवपाषाण युग 7,000 ईसा पूर्व से 3,300 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। यहाँ के लोग भेड़, बकरियां तथा अन्य पशुपालन भी जो है पशुओं को पालते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है? तो ये आंसर बिल्कुल भीमबेटका हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों के करंदाव और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। इस स्थल की खोज विष्णु श्रीधर वणंकर द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो कथन दिए हैं उनमें से पहला जो है, उनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। नवपाषाण युग के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण युग या काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। इस प्रकार महापाषाणों का उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। महापाषाण में क्या है कि एक कब्र है, उसके ऊपर जो है बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया गया, उसी को ही क्या महापाषाण कहा गया। तो महापाषाण मतलब बहुत बड़ा, और पाषाण मीन्स पत्थर। कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3,000 वर्ष पूर्व हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। सामान्यतः मृतकों को किसी खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इसके साथ मतलब इंसान मर गया और उसके साथ क्या है, उसके जो बर्तन इस्तेमाल किए गए हैं उनको भी दफनाया जाता था। इनके साथ लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, सोने और पत्थर और सोने के गहने भी आदि प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल है? तो पुरा स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका जो है वो पूरा स्थल है जो कि रायसेन जिले मध्य प्रदेश में है। आगे है, यहाँ पर क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। उस समय के जो मानव ने चित्र बनाए हैं, अंकन किया है दीवारों पर, वो प्राप्त हुए हैं। अगला है, एक सूची और दो सूची से मिलाना है। चिरान जो है बिहार में है।
तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, बुर्ज होम कश्मीर में है और हल्लूर जो है वो कर्नाटक में है। तो आंसर यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और बाकी जो व्याख्या है वो मैंने बता दी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने के कारण नहीं था? तो घूमते रहने के कारण नहीं था, तो यहाँ पर जो संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह समूहों के संघर्ष करना जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। पाषाण काल के प्रारंभिक अवस्था में मानव जीवन जंगल तथा जानवरों पर आधारित था, जिसके कारण उनका स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या होता रहता था, स्थानांतरण होता रहता था। इसलिए मानव एक जगह नहीं रहा, वो घूमता रह गया। फिर उसके बाद क्या है, धीरे धीरे स्थिरता आती है। स्थिरता आने के बाद फिर उन्होंने कृषि का आरंभ किया और पहले पशुपालन किया और फिर कृषि का पालन करना स्टार्ट किया, तो फिर नवपाषाण काल आता है। आरंभिक अवस्था में मानव में सामाजिकता नहीं थी, वह अकेले रहता था, सामाजिकता न होने से समूहों का भी अभाव था, मतलब वो सामाजिक बिल्कुल नहीं था, अकेला रहना चाह रहा था। अतः समूह संघर्ष मानव घूमने का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? तो सुलेमान और किन्थर पहाड़ियां जो हैं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो व्याख्या देखते हैं। सुलेमान और किन्थर पहाड़ियों की खोज पुरातत्वविदों द्वारा की गई, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व मानव विकास की स्थिति, मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में यह स्थल क्रमशः पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ यहीं पर स्थित है। तो मेहरगढ़ कहाँ पर? पाकिस्तान में, जहाँ पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से नवपाषाण काल और हड़प्पा काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक है, तो पूरा पाषाण काल, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है तो मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान में है, और ये बोलन दर्रे के निकट स्थित है, जहाँ पर कृषक समुदाय के उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। पूरा पाषाण युग की कालावधि क्या है? तो 20 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर डेट ही दी गई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आगे, इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? तो इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? जब इतिहास लिखित स्रोत में उपलब्ध होने लगे, तब से हमने माना कि ये इतिहास है। बल्कि उससे पहले जो है प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, जैसे कि यहाँ व्याख्या में सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा नहीं हमें मिलता है, सिर्फ हम वस्तुओं के आधार पर हम उसका अनुमान लगाते हैं। आदि ऐतिहासिक काल मतलब जिसमें हमें लिखित रूप में तो प्राप्त हुआ लेकिन अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल जिसमें हमें लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। अगला है, निम्नलिखित में से संदर्भ में सही कालक्रम चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक और नियोलिथिक, सबसे लास्ट में होगा मेगालिथिक। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर देखते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास का सही कालक्रम पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, माइक्रोलिथिक मतलब उसमें छोटे छोटे पत्थरों का औजार का इस्तेमाल किया गया, तो मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल, मेगालिथिक मतलब बड़े बड़े पत्थरों को कब्र के ऊपर ढका गया यानी बृहद पाषाण काल। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं पैलियोलिथिक एज का। तो पैलियोलिथिक एज की शुरुआत जो है प्रति न्यूटन जो है यहाँ पर युग में हुई है। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण चट्टान की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में की थी। अब आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथिक उपकरण के कारण ही, मतलब लघु पाषाण उपकरण के कारण ही इसको माइक्रोलिथिक एज या मध्यपाषाण काल कहा गया है। आगे है नवपाषाण मतलब नियोलिथिक एज जो है। यहाँ पर पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लोबाक ने किया था। तो ये कभी एग्जाम में पूछा जाए कि नवपाषाण शब्द का उपयोग किसने किया, तो सर जॉन लोबाक ने किया अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक
थीम्स में किया गया है। नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता कृषि कार्यों की शुरुआत, पशुपालन, पत्थरों के चिकने औजारों और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है। आगे है अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो यहाँ पर आहड़ जो है वो प्राचीनतम है। आहड़ यानी ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है। तो यहाँ पर और व्याख्या देखते हैं। पत्थर और तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कारण कहलाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण संस्कृति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई आहड़ संस्कृति से प्राप्त होते हैं। यह 2100 से 16वीं ईसा पूर्व 1600 ईसा पूर्व के समय दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में फैली हुई है। अन्य ताम्रपाषाणिक मतलब और भी हैं, लेकिन जैसे कि कायथा संस्कृति, इसका समय पीरियड जो है 2000 से लेके 1800 ईसा पूर्व। मालव संस्कृति 1700 से लेके 1200 और रंगपुर संस्कृति 1700 से लेके 14 तक। जोरवे संस्कृति जो है 14 से लेके 700 ईसा पूर्व जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन को सही माना है, लेकिन कायथा जो है वो यहाँ पर सही माना है। क्यों? परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस प्रश्न को जो है डी ऑप्शन सही माना है। तो ये यहाँ पर जो है जोरवे संस्कृति, मालव संस्कृति, आहर, कायथा, ये सारी की सारी क्या है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित थी। तो कायथा हमारा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी अगली देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और संभवतः क्या हो गया, नदियां सूख गई। तो बी सी डी जो है वो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी ए बी डी। तो ए बी डी जो है वो यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। विद्वानों के अनुसार इनमें निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो नदियाँ सूख गई थी, जलों का विनाश हो गया था, तो ये सारी चीजें हैं। आगे मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, क्योंकि किसी हड़प्पा नगर नदियों के किनारे नहीं बसे थे। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से जो है तो जंगलों का विनाश, सभ्यता पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, ये भी संभव हो सकता है यहाँ पर। और सी ऑप्शन पूरी सभ्यता में एक साथ बाढ़ आ जाना, ये सही नहीं हो सकता और हो भी सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सही नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एनसीईआरटी की बुक में जो यहाँ पर दिया होगा वो है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ए ऑप्शन यहाँ पर सही किया गया है। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा घाटी का वज्जी क्या है? वज्जी एक प्रारंभ नगर है। तो यहाँ पर क्या है, कूट मिलाना है, कूट मिलाना है। तो यहाँ पर देखते हैं। नर्मदा जो है आखेटक और संग्राहक है, आखेटक और संग्राहक है। वज्जी 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 जो है वो प्रारंभिक गणतंत्र है, प्रारंभिक गणतंत्र हैं। और गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि है। और गंगा घाटी क्या है? लगभग 2500 ईसा पूर्व के शहर। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं प्रथम नगर। तो इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन 2, 1, 5 इस तरह से बनेगा। तो 2, 1, 5 बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में बड़ी संख्या में हड़प्पा के नगर मिले हैं। जिसमें पानी की व्यवस्था कहाँ पर? धौलावीरा में। लोथल जो है वो बंदरगाह था। तो इस तरह से यहाँ पर
और कुछ पत्तन है जैसे कि लोथल हुआ, कोतड़ा, क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं इसलिए ये है पत्तन यानी बंदरगाह शहर थे। आगे है वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? तो वक्राकार ईंटें बिल्कुल चहुंदड़ों से मिली हैं। वक्राकार ईंटें कहाँ से? चहुंदड़ों से मिली हैं। व्याख्या देखते हैं। चहुंदड़ों एकमात्र ऐसा हड़प्पा स्थल कालीन है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। इस स्थल की खोज 1931 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी तथा इसका उत्खनन वर्ष 1935 ईस्वी में AJH मैके के द्वारा की गई। इस स्थल से प्रसाधन सामग्री की भी प्रसाधन मतलब यहाँ से लिपस्टिक मिली है, कंघे मिली हैं और जो है मनके यहाँ पर मिले हैं। इस स्थल से सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान सिंध प्रांत स्थित है, जबकि कालीबंगा से अलंकृत ईंटें तथा कृषि फार्म के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत भी मिलते हैं, अग्नि कुंड भी यहाँ से मिलते हैं तथा लोथल से मम्मी और बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। अगला है कालीबंगा किस राज्य में? तो राजस्थान में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूपी टेट में पूछा गया है। कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर और हनुमान जिले में घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इस स्थल की खुदाई बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने की थी। इस स्थल से हड़प्पा कालीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही यज्ञ वेदियों भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो यहाँ पर चिरांद जो है वो हड़प्पा का स्थल नहीं है, ये नवपाषाण काल का स्थल है। तो यहाँ पर नवपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हिरण सिंह से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति हुई है, जबकि राखीगढ़ी सुतका को गवेरी वाला हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर रख के दफनाया जाता था? तो इनाम गांव जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल थी और कहाँ पर है, साउथ महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो कि उत्तर और दक्षिण इस तरह से लिटा के मृतक को दफनाया जाता था। एम्फोरा एक स्थित है, तो एम्फोरा कहाँ पर स्थित है? तो एम्फोरा हो जाएगा हमारा लंबा और दोनों हत्थे लगे जार। तो एम्फोरा मतलब इस तरह से एक जार होता था जहाँ पर दोनों तरफ क्या लगे रहते थे, हत्थे। तो NCERT में इसका पिक्चर भी दिया है। तो ये क्या है, एम्फोरा क्या है, लंबा एवं दोनों तरफ लगे हत्थे एक जार हुआ करता था। आगे है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि उसका नाम काला सोना रखा गया, काला सोना। ठीक है, यानी ब्लैक गोल्ड। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। रोमन लोगों द्वारा इसे अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इसको यवन प्रिय भी कहा जाता है। काला सोना हो या यवन प्रिय, तो दोनों का अर्थ क्या है, काली मिर्च से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लोथल क्या है? लोथल एक है बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस सिंधु सभ्यता शहर के के स्थान पर तीन हिस्से हैं? दो के स्थान पर तीन हिस्से हमने पढ़ा था, धौलावीरा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धौलावीरा है, जिसमें तीन भाग दुर्ग है, मध्य भाग है और निचला नगर है। आगे निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद है? तो मानकीकृत उत्पाद है ईंटें, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यूँ ईंटें जो है लंबाई चौड़ाई मोटाई में मतलब इसकी जो लंबाई है वो 4, चौड़ाई जो है वो 2, मोटाई 1। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सभ्यता कौन सी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है? तो आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? तो हड़प्पा की गई थी, बिल्कुल हड़प्पा की गई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। हड़प्पा स्थल की प्रथम उत्खनन होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जबकि हड़प्पा नामक टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने
किया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है? तो आंसर हो जाएगा बेबीलोन से है। बेबीलोन का उद्भव फारस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सैंधव सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है सही है। व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अबलानंद घोष के द्वारा की गई थी। वी के थापर और वी लाल द्वारा 1961 से लेकर 62 में उत्खनन किया गया था, जहां से हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत माना है? तो बृहद स्नानागार को उसने माना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के साक्ष्य पाए गए। जॉन मार्शल ने इस बृहद स्नानागार को विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी, जबकि अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगला है निम्न में से शहरों के किस युग में अग्निकुंड मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा और लोथर से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अभी तक हमने कालीबंगा पढ़ा था, जहाँ पर जुटे हुए साक्ष्य और जो है अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड एक और जगह से मिले हैं, जो कि लोथर है। यह कुंड धार्मिक कर्मकांडों का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथर गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित पत्तन नगर था। लोथर से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जबकि धौलावीरा से स्टेडियम यानी खेल का मैदान भी प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर होगा धौलावीरा। अगला है चावल के कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा दक्षिण एशिया से। तो दक्षिण एशिया हमारा सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। चावल के कृषिगत उत्पादन के सर्वप्रथम साक्ष्य यांगसी चीन नदी घाटी में मिले हैं, जो 10,000 वर्ष पुराने हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत में सबसे पुराने चावल की कृषि के साक्ष्य कोल्ली हवा यानी वेलन नदी घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। लगभग 7,000 वर्ष पुराने हैं। ये क्षेत्र एशिया महाद्वीप का अंतर्गत आता है। तो दक्षिण एशिया जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ, परंतु पहला नगरीकरण कब हुआ था? तो यहाँ पहला नगरीकरण मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पूछा है, तो 2500 ईसा पूर्व। और स्थलों के नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सारे के सारे यहाँ पर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और लिपियों की लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि ब्रस्टोफेदेन भी कहा जाता है। आगे हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। 6ठी शताब्दी में क्या है, लोहे का जो है वो सबसे मात्रा में दिखाई देता है। हड़प्पा के लोग लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा काल में मुख्यतः धातु कांसा, टिन और तांबा थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य अतिरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व की है। आगे है लगभग 3900 ईसा पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन उपकरणों में से नहीं है? तो कौन सा उपकरण नहीं था? तो यहाँ पर नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई जो है वो एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। बाकी जो जंगलों के विनाश, मवेशियों के बड़े झुंडों द्वारा चार गांव, घास वाले मैदान को मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये सारे के सारे ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने पे या पतन होने पे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि बाढ़ हो गया, आक्रमण हो गया, बाह्य लोगों ने आक्रमण, नदियों के मार्ग परिवर्तन में सूखा, जलवायु परिवर्तन और मतलब कुल मिला के जो है प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। आगे चलते हैं।
और ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई है। वेदों की रचना वैदिक काल से हुई है। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। अगला है निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन थी? तो वस्तु विनिमय की सही विशेषता जो थी वो है वह धन का उपयोग किए बिना, मतलब धन का उपयोग बिल्कुल नहीं, एक वस्तु ली और दूसरी वस्तु का वहां से प्राप्ति होती थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितने बार? गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा 1 बार। आगे ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। आगे है पुरु, यदु और भारत वेदों में उल्लेख है किस तरह से? तो ये जन के रूप में थे। जन बने, फिर जनपद, फिर महाजनपद, इस तरह से। आगे है और यहाँ पर कुछ प्रमुख कबीले थे, जैसे पुरु हुए, यदु हुए, अनु हुए, तुर्वश हुए, भलानस हुए, शिवी हुए, विषाणी हुए और भरत हुए। अगला क्वेश्चन है भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे कहाँ पर? तो वे रहते थे कहाँ पर? उत्तर पश्चिम भारत में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व भारत में कई अलग अलग कबीले आगमन भारत में हुआ जिन्हें आर्य कहा जाता है। इन्हीं कबीलों में भारत कबीला भी था जो सरस्वती एवं यमुना नदी के बीच दोआब अर्थात उत्तर उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र में बस गया। भरत कबीले का राजा जो है सुदास था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल पूछा है तो अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि को अतिथि भी बोला है जो मनुष्य और उसके समन्वय में काम करती थी। बाकी यहाँ पर है कि ऋग्वेद काल के 3 प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र और सोम है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता और ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद 200 बार अग्नि का और 114 बार सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का हास्य था, ऐसा नहीं था। वसुधैव कुटुंब की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। तो यहाँ पर असत्य पूछा तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण, मतलब धीरे धीरे लोगों की सामाजिक आवश्यकताएं और आर्थिक आवश्यकताएं, मतलब जो नीड है वो अलग अलग हो गई और बढ़ गई। इस कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। इस कारण का जो है वो जातियां उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो आर्य, भारतीय और आर्य भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।